नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और आज के अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं LLB ऑनर्स में 8th सेमेस्टर का जो आपका एग्जामिनेशन होना है, लैंड लॉ और एग्रीकल्चरल लॉ का सेकेंड पार्ट का, उसको लेकर के। और ऑनर्स का जो ये 8वें सेमेस्टर का पेपर है उसको लेकर के बात करने वाले हैं। आपकी जो सबसे पहली यूनिट है और उस सबसे पहली यूनिट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए है कंसोलिडेशन। चकबंदी का मतलब क्या होता है, चकबंदी की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, जोत चकबंदी का क्या मतलब है। और जो चकबंदी के इस टॉपिक से आपको सवाल आते हैं, मुख्यतः वो चकबंदी की प्रक्रिया की जो उद्घोषणा होती है, जो चकबंदी की सबसे शुरुआत का जो स्टेप है, जिस समय चकबंदी का नोटिफिकेशन आता है, सरकारी गजट में नोटिफिकेशन आता है, और उसके बाद किसी जनपद में, किसी तहसील में, किसी ग्राम सभा में, किसी ग्राम पंचायत के एक छोटे से भूभाग पर जहाँ पर भी चकबंदी होनी है, वहाँ पर क्या उससे प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ पूछी जाती है। दूसरी चीज़, वहीं पर कभी कभी ये सवाल भी आता रहा है कि चकबंदी या कंसोलिडेशन की प्रक्रिया किस भूमि पर नहीं हो सकती है। जैसे चकबंदी के अगर हम सवाल की बात करें तो सवाल आपका इस प्रकार से हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन, चकबंदी का मतलब क्या है। स्टेट द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट। चकबंदी अधिनियम का और चकबंदी का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है। सवाल इस तरीके से भी हो सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ कंसोलिडेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है और कंसोलिडेशन की नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द नोटिफिकेशन में बी कैंसिल्ड। जो चकबंदी की उद्घोषणा का नोटिफिकेशन है वो किस परिस्थिति में कैंसिल किया जा सकता है। सवाल इस प्रकार का हो सकता है। या कहें तो यहीं पर एक सवाल इस प्रकार का है कि जो चकबंदी के दौरान स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स तैयार होते हैं 8A में, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स किन आधारों पर तैयार होते हैं। सवाल है कि हाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ द ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स आर डिस्पोज्ड ऑफ। कैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल बनाया जाता है और उस स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल पर जो आपत्ति आती है, जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन ऑब्जेक्शन को कैसे निस्तारित किया जाता है। तो चकबंदी की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर के, उसके नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन से लेकर के, और चकबंदी की प्रक्रिया के समापन की घोषणा तक एक स्टेप वाइज आप एक ग्राफ जैसा, चार्ट जैसा बना करके रखिए। वहां से कम आपको एक से अधिक सवाल मिलने की उम्मीद रहेगी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर जो चकबंदी वाली बात हम लोग कह रहे हैं कि जो डिक्लेरेशन से और नोटिफिकेशन से जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसमें उसके विषय में बताइए। और उसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है पंचायती राज एक्ट। पंचायती राज एक्ट में तो सबसे पहले आपको चीज़ देखनी है कि ग्राम पंचायत का मतलब क्या होता है, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका, ग्राम पंचायत के पास काम क्या क्या हैं, उसके पावर के, उसकी शक्तियाँ, पावर्स क्या क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, कार्य क्या हैं, और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या है। एक तो आपको ग्राम पंचायत पढ़ करके जाना ही जाना है। दूसरी चीज़ वहीं पर एक टर्म और है, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत के विषय में जब आप पढ़ रहे हो तो न्याय पंचायत का स्टैब्लिशमेंट कैसे होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। और जब न्याय पंचायत आप पढ़ रहे हैं तो सबसे जरूरी वहां पर है व्हाट विल बी इट्स जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल केसेज। क्रिमिनल केसेज में या आपराधिक मामलों में कहें तो वहां पर न्याय पंचायत के पास जो अधिकार है, जो क्षेत्राधिकार है, वो किस प्रकार का है। सवाल इस प्रकार से भी हो सकता है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत अलॉन्ग विद इट्स फंक्शंस। या जो न्याय पंचायत की प्यूनिटिव पावर है, जो दांडिक शक्तियां हैं, उस पर क्या लिमिटेशंस लगाए गए हैं। या न्याय पंचायत के द्वारा जो डिक्री पास की जाती है उस डिक्री का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो एक से दो सवाल आपका चकबंदी से और एक से दो सवाल ही आप मान के चलिए यूपी पंचायती राज एक्ट से मिलने की उम्मीद रहती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यूपी अर्बन बिल्डिंग वाला जो एक्ट है, रेंट कंट्रोल और एविक्शन एक्ट है, उसमें सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड प्लॉट का मतलब समझना है कि स्टैंडर्ड प्लॉट का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको देखना है कि स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है, मानक प्लॉट का मतलब क्या है, मानक किराए का मतलब क्या है, मानक किराए का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और कौन सा अधिकारी करता है, किन फैक्टर्स को देख करके करता है। इस प्रकार का एक सवाल आता है। तो वहां पर आपको उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले पढ़ने हैं। जो जैसे सवाल है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूपी अर्बन बिल्डिंग रेंट कंट्रोल एंड एविक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट के जो उद्देश्य हैं उसके विषय में बताइए। दूसरी चीज, उसी चकबंदी वाले प्रश्न की तरह की चकबंदी किन भूमियों पर लागू नहीं होती है। आपको यहां पर एक चीज देखनी है कि जो ये एक्ट है वो किस प्रकार के भवन पर लागू नहीं होता है। क्या सरकारी भवन पर लागू होता है, क्या कैंट की कोई जो कैंट का कोई भवन है या कोई सरकारी ऑफिस है उस पर लागू होता है। इस प्रकार से तो किस पर लागू होता है, किस पर लागू नहीं होता है, स्टैंडर्ड प्लॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो स्टैंडर्ड रेंट है उसको निर्धारित कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों को कायदे से पढ़ करके जाइएगा।
उसके बाद अलॉटमेंट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्टेट द कंडीशन फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑर्डर। इसी एक्ट में आपको देखना है कि अलॉटमेंट ऑर्डर या आवंटन आदेश का मतलब क्या होता है, किसी को कब कहा जाएगा कि आपको खाली पड़ी हुई जगह आवंटित की गई है, और जो ऑर्डर ऑफ अलॉटमेंट के अगेंस्ट रिवीजन फाइल किया अगर जा सकता है, पुनरीक्षण अगर दाखिल किया जा सकता है, तो वो कहाँ दाखिल किया जाएगा और किन आधारों पर। और वहीं पर एक छोटी सी चीज़ और है कि किराएदार की बेदखली, किराएदार का जो एविक्शन है वो किन आधारों पर किया जाएगा। क्या सबलेटिंग परमिसिबल है? जो सबलेटिंग है, हमने आपको मकान भाड़े पर दिया है और मकान जो भाड़े पर दिया है वो कहा है कि आप फला तारीख से फला तारीख के बीच में रहेंगे, तो क्या उसके बाद अगले ही दिन उसको बेदखल कर दिया जा सकता है? या कहा गया कि जो जमीन जो मकान लिया जा रहा है वो किसी व्यवसायिक कार्यक्रम से लिया जा रहा है और वहां पर कुछ अन्य ही कार्यक्रम होने लग गया, तो क्या उस आधार पर किसी किराएदार की बेदखली की जा सकती है? इस प्रकार के सवालों के लिए तैयार रहिएगा। उसके बाद ये जो अगला एक्ट है उसमें आपको यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले तो कंपोजिशन, ड्यूरेशन और डिसोल्यूशन पढ़ना है म्यूनिसिपैलिटी का। म्यूनिसिपैलिटी का मतलब जो पालिका की संरचना है, उसका कार्यकाल और उसके विघटन को लेकर के कायदे से पढ़ करके जाइएगा यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट के अंतर्गत। वहीं पर एक दूसरा सवाल या उससे जोड़ करके कहें, सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता रहा है कि प्रोविजंस रिलेटिंग इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेज, जो यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1960 के अंतर्गत म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा टैक्स का, करों का जो अधिरोपण किया जाता है, उनके विषय में आपको जानकारी करके जानी है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो एक सवाल इससे अलग सवाल, एक तो आपने कंपोजिशन, उसके पावर फंक्शन को पढ़ा, दूसरी चीज आपको पढ़नी है कि जो डिसोल्यूशन किसी भी पालिका का, महानगर पालिका का डिसोल्यूशन किस प्रकार होगा, किस स्थिति में होगा। डिस्कस द डिसोल्यूशन एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है और अगर डिसोल्यूशन हो गया तो उसके कंसिक्वेंसेज क्या होंगे, कितने दिन के अंदर चुनाव होने हैं, अगर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं तो कौन आदमी वहां का प्रभारी बनाया जाएगा। इस प्रकार से चीजों को आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका अंतिम एक्ट है यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का, उसमें सबसे पहले तो आपको एडवाइजरी काउंसिलिंग पढ़ना है। सलाहकारी परिषद का मतलब क्या होता है, सलाहकारी परिषद से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को देख लीजिएगा। उसी में आपको इसके पहले आपको उसमें मीटिंग ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज भी पढ़नी है। यहाँ पर इस वाले एक्ट में आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। आप अगर लखनऊ में हैं तो आपने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी सुन रखा होगा, गोरखपुर में है तो गीडा सुना होगा, नोएडा में है तो आप नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने आप में है। इस प्रकार से चीज़ों को देख लीजिएगा। एडवाइजरी काउंसिल खूब पूछा गया है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट एरिया का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के सवाल खूब पूछे जाते रहे हैं। और एडवाइजरी काउंसिल हो गया, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट एरिया का मतलब क्या होता है। कुछ अगर छोटी चीज़ों को बोलें तो जिस समय आप कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं वहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा कि रिकंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग का जो ऑर्डर आता है, डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग का ऑर्डर किसके द्वारा पारित किया जाता है, इस प्रकार की चीज़ों को देख लीजिएगा। गवर्नमेंट लेजी का मतलब क्या होता है, वाटर वर्क्स का मतलब क्या होता है, मास्टर प्लान का मतलब क्या होता है, महायोजना शब्द आपने सुना होगा अर्बन प्लानिंग में, तो महायोजना का मतलब क्या होता है। किस स्थिति में डिपॉजिट ऑफ रेंट इन द कोर्ट होगा, किस स्थिति में जब किराएदार और मकान मालिक के बीच में कुछ ऐसा विवाद चल रहा हो कि पता ना चल रहा हो कि कौन सही कौन गलत, तो उस समय का जो रेंट है वो कहाँ पर जमा होगा, कैसे जमा होगा, उसकी जो प्रक्रिया है उसको देख लीजिएगा। जिस समय आप कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं उस समय विलेज मैप के रिवीजन को कायदे से देख लीजिएगा कि उसका पुनरीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, चिन्ह कैसे लगाए जाएंगे। और उसके बाद जो नजूल भूमि का मतलब क्या होता है, फ्री होल्ड भूमि का मतलब क्या होता है। जिस समय आप अखबारों में कहीं पर सोसाइटी के या पट्टेदारों का या जमीन बेचने वालों का रजिस्ट्री करने वालों का जो विज्ञापन पाते होंगे तो उसमें लिखा होता है कि फ्री होल्ड भूमि। नजूल भूमि का मतलब क्या होता है, फ्री होल्ड भूमि का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से देख लीजिएगा। और जो सबलेटिंग प्रोहिबिट की गई है कि आपको अगर कोई चीज़ लेट आउट की गई है तो आप उस चीज़ को अगले आदमी को लेट आउट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई चीज़ भाड़े पर दी गई है तो आप खुद ही किराएदार हैं, आप किसी अगले को किराएदारी पर उसको नहीं दे सकते हैं। जो भी एक पढ़िएगा सबसे पहले उसकी प्रीएम्बल जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट है वो मुख्यतः चकबंदी की बात करता है। चकबंदी के शुरू होने से, नोटिफिकेशन से और चकबंदी के खत्म होने के डिक्लेरेशन तक सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। किस प्रकार से आपत्ति मंगाई जाती है, किस प्रकार से चकबंदी अधिकारी उस नियुक्ति को, उस आपत्ति को मंगाता है, किस प्रकार से सेटलमेंट ऑफिसर उस चीज़ को सुलझाता है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज एक्ट में आपको ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत के विषय में कायदे से पढ़ करके जाना है। दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, पावर्स पढ़िए, फंक्शंस पढ़िए। रेंट वाले एक्ट में आप किराएदार की बेदखली कायदे से पढ़िएगा। स्टैंडर्ड प्लॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है, कायदे से पढ़िएगा। किन बिल्डिंग्स पर वो लागू नहीं होता है,
किन भूमियों पर चकबंदी नहीं होती है, इन सबको कायदे से भी देख लीजिएगा। म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट कायदे से पढ़िएगा, और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट एरिया का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इन सभी चीज़ों को जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कायदे से देख करके जाइएगा। जमीन से जुड़िए, जमीन का आपका एक्ट है ये। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके इस पेपर के लिए। अगले पेपर को लेकर के जल्द ही हम आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।